हाय फोक्स। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी। हमने यूनिट 4 पे हम आ चुके हैं और इंडियन सोसाइटी कवर करने के लिए हमको 3-4 थिंकर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जल्दी चलते सिलेबस पे, फिर देखते हैं हमको कैसे कैसे कवर करना है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। चैप्टर का नाम है इंडियन सोसाइटी, जिसमें यूनिट 1 क्या बोलता है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया एज अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी। फिर यूनिट 2 है कास्ट, यूनिट 3 है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। ये जो है प्रोफेटाइजेशन, ये पहले सिलेबस में था, ये जो है ये पहले सिलेबस में हुआ करता था पैरोकिलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, पर इस बार है प्रोफेटाइजेशन। तो हम पैरोकिलाइजेशन भी कवर कर लेंगे और प्रोफेटाइजेशन भी कवर कर लेंगे। और फिर यूनिट 4 है सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, प्रॉब्लम ऑफ दलित, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो ये जो पूरा चैप्टर है इंडियन सोसाइटी का, ये एक्चुअल में बहुत इंटरमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कास्ट बीच में आएगा नहीं, तो इन 4 यूनिट को बाइफरगेट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम संस्कृताइजेशन पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कास्ट आएगा नहीं, कास्ट आएगा। अगर तुम सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स और कास्ट तो आएगा ही। तो ये बहुत इंटरट्वाइंड है, तो हम कोशिश करेंगे बाइफरगेट करके पढ़ने की। तो आज हम करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 1 के बाद हम करेंगे यूनिट 3, क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, और फिर हम करेंगे यूनिट 2 एंड देन यूनिट 4। तो कोशिश करेंगे कि आज हम यूनिट 1 एंड यूनिट 3 कवर कर लें। उसके नोट्स हम एक साथ ही बना देंगे, क्यों, और जो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 है वो एक्चुअल में कुछ नहीं, आप नितिन सांगवान का चैप्टर 11 और 12 कर सकते हो। ये जो पीपीटीज हैं ये उसी के रेफरेंस से बनी हुई हैं। बताना जरूरी है क्योंकि मेरा काम है, क्योंकि फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि सोर्सेस बताए नहीं। पर अगर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 11, चैप्टर 12 नहीं करना है, आप पीपीटी से, पीपीटी इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग रहेगी, और आपको नोट्स जरूर करने हैं। वो नोट्स भी एक्चुअल में चैप्टर 1 और चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ही हैं पूरे। चैप्टर 11 चैप्टर 12 ही है वो नोट्स, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों यूनिट को कवर करने के लिए। और विश्वास मानो लगभग 22 से 23 पेज है। अगर 22 से 23 पेजेस में आपकी 2 यूनिट कवर हो रही हैं तो इसको नोट्स ही बोलते हैं। ये कोई किताब नहीं है, ये नोट्स ही है, उसी को कवर करेंगे। जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटीज पे। अब सबसे पहला इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। ये जो इमेज है ये सही डिपिक्शन नहीं है। पहली बात, ये थोड़ी एआई जनरेटेड इमेज है, ये सही डिपिक्शन नहीं है इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि कुछ सही डिपिक्शन है, जैसे मान लो वी हैव शोन द डाइवर्सिटी एंड ऑल, पर इमेज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट को। सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट में सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, की हाउ इंडियन सोसाइटी इज डेवलप्ड। तो पहले क्या था, पहले प्री कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी। Indian society is a multicultural society which is marked by multiple complexities. Efforts to understand by scholars were on even before beginning of sociology as a formal discipline. 1920s में सोशियोलॉजी के फॉर्मल डिसिप्लिन, मतलब सोशियोलॉजी को एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन देखने से पहले ही लोग इंडियन सोसाइटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी को समझने लगे थे। कैसे समझने लगे थे, थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट जो पहले लिखे गए, पुराण और ये सब लिखे गए। ट्रेवल लॉग्स आर नथिंग बट अर्लियर व्लॉग्स, मतलब वीडियो लॉग्स। अभी जो हम व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रेवलिंग व्लॉग्स बनाते हैं कि कोई कहीं गया तो हेलो गाइस आई एम हियर, ये वो, पहले यही चीज लिखी जाती थी। इसको हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृतांत, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं, यात्रा वृतांत ऐसे ही बोलते हैं कुछ। फिर क्या हुआ, प्री कॉलोनियल में हम अंडरस्टैंडिंग उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश करने लगे थे डिसिप्लिन के स्टार्ट होने से पहले ही। और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि हम जिनको पढ़ते हैं आज, हम 3 ग्रैंडफादर्स को पढ़ते हैं मेनली जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ओरल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। इमानुएल कीन, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन तीनों को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया था टैलकेट पार्सन ने। सो एक्चुअली टैलकेट पार्सन इज द वन हु हैव इंट्रोड्यूस्ड देम, बिकॉज
इन्होंने जितनी राइटिंग्स लिखी थी वो सब फ्रेंच या जर्मन में थी, वो सब जर्मन में थी, या एक दो फ्रेंच में थी शायद, या फिर सारी जर्मन में थी, इंग्लिश में थी नहीं वो। तो टेलकट पार्सन इज द वन हु हैव एक्चुअली अंडरस्टूड देयर व्हाट दे आर सेइंग, एंड ही इज द वन हु हैव एक्चुअली ट्रांसलेटेड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद पॉपुलैरिटी शुरू हुई वेबर, मार्क्स और डोरकीम की। सो एक्चुअली में इट इज द टेलकट पार्सन हु हैव इंट्रोड्यूस्ड देम इन सोशियोलॉजी। और हमें लगता है आज की शायद इन्हीं से, इन तीनों से ही डिसिप्लिन की शुरुआत हुई है, पर ऐसा नहीं है। ये थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। अभी हम इंडियन सोसाइटी में फिर से वापस आते हैं, वो एकदम से याद आ गया तो आपको बताना था कि ये जब आप प्री कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग कि हम डिसिप्लिन के स्टार्ट होने से पहले ही एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हम समझने लगे थे। अब कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इंडियन सोसाइटी में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी हुआ। कैसे? सीड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट वर सोन बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन 18th, इट्स नॉट 10th century, 18th and 19th century, like Asiatic Society of Bengal led by William Jones, who translated Manusmriti in English. Society for Acquisition of General Knowledge was formed by 1838. In Madras also, Bethune Society was formed in 1859, which used to have a regular discussion on various aspects of social sciences. इनका ईयर याद रखेंगे और इनकी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आते हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज होने लगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज में मतलब जब कॉलोनियल रूल आया इंडिया में, तो जो शुरुआत की ही जो स्टडीज थी जो हम इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए कर रहे थे, वो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए थी, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही कर रहे थे ताकि वो हमारी सोसाइटी के बारे में ज्यादा जान पाए। अब क्योंकि वो ज्यादा जानेंगे तो इट विल हेल्प देम गवर्न इंडियन सोसाइटी इन अ मोर एफिशिएंट वे। तो इसीलिए उन्होंने ही शुरुआत करी सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज हैं। ये भी लिखा है, कॉलोनियल स्टार्टेड टू परस्यू सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ society to rule the country better in areas of law and order, revenue collection, etc. During the early period, say 1850s, understanding of Indian society was generated primarily by British administrators and not scholars. It is the administrator who are into the studies of sociology, who are into the sociological studies in order to understand the Indian society. During 1820s and 50s, many books and works were done. They developed an orthodox view of Indian society, having broad features like self-sufficiency, closed village economic, caste-based social structure and primitive tribal communities. ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो जो अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे जो इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने जब इंडियन सोसाइटी को समझा तो उन्होंने कुछ ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल बना दिए, जैसे सेल्फ सफिशिएंसी एंड क्लोज विलेज। मतलब जो एक गांव होता है, जो इंडिया का एक गांव है, वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है और वो क्लोज सिस्टम है, उसका बाहर से कोई लेना देना है नहीं। बाद में जाके इसी को बहुत सारे इंडियन थिंकर्स ने इसको डिसमेंटल किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने और कुछ चीजों की बात करी, कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर की बात करी और प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज की भी बात करी। इसके बाद अब शुरू हुआ एकेडमिक डेवलपमेंट आफ्टर 1850s। अच्छा, ये टेक्स्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं तो पहली बार तो मैं पढ़ दूंगा, दूसरा आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स जरूर पढ़ने हैं, पीपीटी अंडरस्टैंडिंग देगी, नोट्स मार्क्स दिलाएंगे, दोनों बहुत जरूरी है। मतलब पीपीटी से भी मार्क्स आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ लो नोट्स, क्योंकि एमए में आके पढ़ना ही है। अभी हम एमएन श्रीनिवास को पढ़ेंगे कि हु इज एमएन श्रीनिवास, व्हाट ही हैज डन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी रीडिंग रिमेंबर्ड विलेज। तो अगर अभी से पढ़ने की आदत डाल लोगे तो आगे काम आएगा, क्योंकि एमए इज नॉट इजी। अगर जेएनयू में आ रहे हो, डीयू में आ रहे हो या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, you have to study, you have to understand the original text, and trust me, original text are complex. कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो सकता है तुम्हें आसान लगे, लेकिन उनका कैपिटल आसान नहीं लगेगा, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन आसान नहीं लगेगा, कैपिटल वॉल्यूम 1 आसान नहीं लगेगा जब उसको पढ़ोगे, क्योंकि द वे दे हैव रिटन इज एक्चुअली they have the example that they have used Lenin, Cotton, so these are the examples when they are relevant actually in 18th century, 19th century, because they have written in that century. पर हमें आज पढ़ना है तो उसको समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज चाहिए, तो अगर रीडिंग की आदत नहीं होगी तो वो नहीं समझ पाओगे। ये प्रोफेसर भी यही बोलते हैं। तो एकेडमिक डेवलपमेंट, बैक टू
काम। बैक टू इंडियन सोसाइटी। तो एकेडमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज हो गई, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल चले नहीं गए, एक तरह से उन्होंने पहले पायोनियर किया एक तरह से सोशल स्टडीज को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद आफ्टर 1850s India came under the direct administration of British Crown, and by that time British rule was extended to the whole of territory. Now the understanding of Indian society was supplemented by writings of Christian missionaries, academic theologists, ethnographics, and industry expert. The process was supplemented by establishment of Western education and tremendous expansion of administrative framework in India. तो आफ्टर 1850 जब ब्रिटिश क्राउन आया तब उसके बाद एकेडमिक डेवलपमेंट की शुरुआत शुरू हुई। अब सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो हम पढ़ते हैं वो है इंडोलॉजिकल। अगर आपने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए होंगे, अगर अभी तक आपने अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन या एमसीक्यू या फिर कोई सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें इंडोलॉजी वर्ड बार बार आता है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म बार बार आता है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें जीएस गुरे का नाम बार बार आता है। आज हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडोलॉजी। अगर हम एक दो लाइन में समझें तो इंडोलॉजी का बेसिक मतलब है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू टेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू टेक्स्ट, वी बेसिकली मेंट वेद्स, पुराण्स, रामायण, महाभारत, उपनिषद एंड स्मृतिज। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें केवल यही बुक्स नहीं आती, उसमें फाहियान की भी बुक्स हैं और बहुत सारी अदर रिलीजन की भी बुक्स हैं। उसको हम उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये एक क्रिटिसिज्म है जो जब लुई डुमो, जीएस गुरे, जब लुई डुमो का प्योरिटी एंड पोल्यूशन समझेंगे उसके बाद जो आएगा कि इंडियन सोसाइटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट हिंदुआइज द होल इंडियन सोसाइटी, डोंट गो इनटू पॉलिटिकल डोमेन, दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म टॉक्स अबाउट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लुई डुमो के क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं। जब आप लुई डुमो का प्योरिटी एंड पोल्यूशन पूरी किताब पढ़ोगे उसके बाद में जब स्कॉलर्स ने उसको क्रिटिसाइज किया है तो उन्होंने एक्चुअल में ये बोला है कि इंडोलॉजी, द होल डिबेट बिटवीन इंडोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अभी समझते हैं, अभी इंडोलॉजी का बेसिक मतलब हम समझ गए। क्या है इंडोलॉजी का बेसिक मतलब? अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू कल्चरल टेक्स्ट, सोशल एंड कल्चरल टेक्स्ट। कोई फील्ड वर्क नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई सर्वे अर्वे नहीं, जो टेक्स्ट लिखे हैं हम उससे समझेंगे। अब आगे समझते हैं डेफिनेशन एंड अप्रोच। इंडोलॉजी कॉन्सेप्ट जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि जब समझोगे तो मल्टीपल चॉइस को रिवाइज और याद करने में, जो प्रैक्टिस मॉक होंगे उसको याद करने में आसानी होगी। अब समझते हैं इंडोलॉजी लिटरली मींस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। टास्क ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज टू इंटरप्रेट and understand Indian society on the basis of traditional religious text, ancient legal and historical documents. Religious text, ancient legal and historical documents, literary works and even archaeological evidence. Religious texts like Mahabharat, Ramayan, Veds, Upanishad, Smritis, etc. Historical text क्या है? जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, ट्रेवलॉग्स, those of Megasthenes and Fahian. Writings and inscriptions by king and other archaeological evidence were used for the study of Indian society. अभी देखो, बहुत सारे लोग इसको आर्म चेयर अप्रोच भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जीएस गुरे को आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट, मतलब एक चेयर में बैठ के तुमने पूरे इंडियन सोसाइटी के बारे में बता दिया। जीएस गुरे जी ने पूरे इंडियन सोसाइटी के बारे में बता दिया, कभी रियल फील्ड में गए नहीं, कभी इंटरेक्शन किया नहीं। क्यों? क्योंकि व्हाट यू आर कंसर्न विथ इज ओनली द टेक्स्ट, कि उन किताबों में क्या लिखा है उसी से हम समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी हाउ टू एक्सपर्ट, फिर डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं। इस अप्रोच के सेलिएंट फीचर्स क्या है? कल्चर इज अ सेंट्रल premise of which the understanding of Indian society is built. Indian society is unique and can be understood by theories and concepts unique to Indian society and not by prevailing Western theories and concepts. Indology is emphasized more on understanding rather than suggesting solution to the problem. Understanding of society is developed in terms of continuity from the past through the identification of historical motifs. अगेन वही, जब जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं इनके लिए जो कल्चर है वो मेन पार्ट होता है, और ये बिलीव करते हैं कि इंडियन सोसाइटी को अपने आप में ही, इंडियन सोसाइटी एक यूनिक सोसाइटी है
इनको वेस्टर्न थ्योरी से नहीं समझा जा सकता। वेस्टर्न थ्योरी से कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होते। इसी का कॉन्ट्रेरी अभी एक लेके आएंगे एआर देसाई, जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, उन्होंने एक्चुअल में एक पेपर ही लिखा है, रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट, रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन इंडियन सोसाइटी। अभी हम देखेंगे इसी पीपीटीज में आगे। अभी इंडोलॉजिस्ट एम्फसाइज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब इंडोलॉजिस्ट जो है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन उसका सोल्यूशन निकालने की। अच्छा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो हाउ शुड वी एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? This is not the concern of Indologists. This is what is the concern of Indologists is that what is caste-based discrimination and how to more understand, how to understand in a more specific way the caste-based discrimination rather than providing solution how to eliminate or how to abolish the caste-based discrimination. This is not what is the concern of Indologists. अब समझते हैं what is classical Indology. क्लासिकल इंडोलॉजी क्या है? पहले जीएस गुरु इज नॉट क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट, जीएस गुरु मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट हैं। आप समझते हैं क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं या क्लासिकल इंडोलॉजी क्या है? इट वाज प्रिवेलेंट बिफोर 1920s इन द राइटिंग्स ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स। इट रिफर्स टू द प्योर बिग व्यू। इनिशियल एम्फेसिस ऑन दिस पर्सपेक्टिव वाज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस बेसिस विलियम जॉन्स एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1787। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हु, व्हाट सोसाइटी एंड इन विच ईयर, which later on emphasized the major study of Indology. Max Muller, Sacred Books of the East, a multiple volume work established from 1859 to 74, translated Vedas and other sacred text. देखो, जो क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्चुअल में, जैसे मैक्स मुलर की बात करते हैं, विलियम जोन्स की बात करते हैं, ये इन्होंने जो इंडियन टेक्स्ट थे उसको कन्वर्ट किया था इंग्लिश टेक्स्ट में, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए, ताकि उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सीक्रेट बुक्स अच्छी हो पाए, जिससे वो इंडियन सोसाइटी को अच्छे से गवर्न कर पाए। उनका बेसिक मकसद यही था कि हम जितना इंडियन सोसाइटी को समझेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा इनको गवर्न करना और अल्टीमेटली रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना। मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट क्या है? मॉडर्न इंडोलॉजी है with the establishment of sociology as a discipline, the task of understanding society came within its purview. Classical Indology was modified by combining it with various sociological perspectives, leading to development of modern Indology. It is sometimes also referred as social Indology. Modern Indology was used by academicians in contrast to scholars and officials of classical Indology. जीएस गुरु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी। तो जो क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट थे उनका बेसिक मकसद था कि ट्रांसलेट करो और समझो कि ये सोसाइटी कैसे परफॉर्म करती है, फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। पर जो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट हैं उनका मकसद है कि नहीं, हमें सोसाइटी को समझना है पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं, हमें उनको समझना है क्योंकि हमें उनको समझना है, इसलिए इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव खत्म होता है। अब आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फादर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। पहले समझते हैं व्हाट व्हेन वी से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, व्हाट वी मीन बाय दैट। पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, हम जो फादर ऑफ फील्ड रिव्यू हम मानते हैं एमएन श्रीनिवास को। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी आर फंक्शनल टू सोसाइटी। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल किसी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम उठा लें, देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी। जैसे एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक स्ट्रक्चर मान लो डोमिनेंट कास्ट, एक स्ट्रक्चर डोमिनेंट कास्ट इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, बट मान लो एक कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है। फंक्शनलिज्म, हाउ फंक्शनलिज्म का मतलब है हाउ दे आर फंक्शनल इन सोसाइटी, हाउ समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर पॉइजन है, फॉर एग्जांपल ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर पॉइजन है तो जो फंक्शनलिस्ट है वो बोलेंगे हाउ पॉइजन इज फंक्शनल इन सोसाइटी। मतलब पॉइजन कैसे सोसाइटी को वर्क करने में काम कर रहा है, मतलब हाउ पॉइजन इज बेनिफिशियल। फॉर एग्जांपल आपके घर में चूहे बढ़ गए हैं, अब आपको चूहों को अपने घर से भगाना है, तो आप क्या करोगे?
आप उस पॉइजन को जगह जगह रख दोगे, गेहूं आटे या कुछ किसी के साथ मिला के, चूहे खाएंगे, बाहर जाके मर जाएंगे। देखो सोसाइटी को परफॉर्म करने के लिए देखो हाउ पॉइजन इज फंक्शनल, पॉइजन आपके लिए काम आया। तो दिस इज समवेयर अराउंड स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म वर्किंग, देयर आर स्ट्रक्चर्स, दे आर फंक्शनल फॉर सोसाइटी। अब ये बेसिक अप्रोच है। अब हम समझते हैं कि इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम.एन. श्रीनिवास ने इसको कैसे डेवलप किया, फिर कुर्क्स ऑफ मैसूर को कैसे पढ़ा। सबसे पहले डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी डेवलपमेंट इन इंडिया, यूज ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इज कंसिडर्ड an important development in 1940s in understanding of Indian society. After independence, with establishment of welfare state, sociologists were oriented towards developing systematic view that could provide critical input for planning. Emergence of this perspective in India can be traced to initial sociologists who got their training under Western, primarily American anthropologists. अभी देखो, जो ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू था, एम.एन. श्रीनिवास इज एक्चुअली द वन जो एक्चुअल में स्टूडेंट थे जीएस गुरे के, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हम बोलते हैं जीएस गुरे को। जीएस गुरे के अंडर रहते रहते एम.एन. श्रीनिवास ने एक्चुअल में, एम.एन. श्रीनिवास और एक और स्कॉलर, दो लोग थे जो एक्चुअल में जीएस गुरे के स्टूडेंट तो थे, बट वो थोड़ा सा अदर पर्सपेक्टिव लाए। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न स्कॉलर के अंडर भी ट्रेन हुए थे। एम.एन. श्रीनिवास इन्फ्लुएंस थे दो स्कॉलर्स से, एक थे रेडक्लिफ ब्राउन और दूसरे का उन्होंने एक्चुअली फील्ड व्यू उन्हीं से लिया था, उनका भी नाम आगे आएगा। एक थे रेडक्लिफ ब्राउन से उन्होंने एक्चुअल में ये फील्ड व्यू, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, उन्होंने एक अपना पेपर लिखा है, उसका नाम ही है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसमें एक्चुअल में वो बताते हैं कि कैसे एथनोग्राफी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी। एथनोग्राफी मतलब यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, ये सब अभी हम आगे समझेंगे जब हम रिसर्च मेथड के बारे में बात करेंगे यूनिट 5 में, अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम इतना समझेंगे कि जो स्कॉलर्स वेस्टर्न और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट से थोड़ा सा ट्रेन हो गए, वो एक्चुअल में इस व्यू को इंडियन सोसाइटी में लेके आए थे। अब एम.एन. श्रीनिवास का कंट्रीब्यूशन क्या है? M.N. Srinivasan is considered to be the first sociologist who systematically used this perspective for the understanding of quirks of Mysore, although W.H. Weiser has used this perspective in highlighting the functional importance of जजमानी सिस्टम। देखो फिर वही बात आ गई, क्योंकि यह स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसको सबसे पहले यूज किया कुर्क्स ऑफ मैसूर को समझने में। कुर्क्स ऑफ मैसूर एक जगह है, मैसूर में कुर्क्स, तो कुर्क्स ऑफ मैसूर एक जगह, मतलब एक जगह उन्होंने फील्ड वर्क किया है, उन्होंने इस अप्रोच को यूज किया है वहां। इसके पहले W.H. वाइजर ने भी इसको यूज किया था जजमानी सिस्टम को एज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए। श्रीनिवास अप्लाइज दिस पर्सपेक्टिव फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सोसाइटी। दिस पर्सपेक्टिव बिकेम मोर इंपॉर्टेंट एज इट यूज्ड द फील्ड व्यू टू प्रोवाइड द एक्चुअल व्यू ऑफ रियलिटी। मतलब एम.एन. श्रीनिवास एक्चुअल में उस गांव में गए, उन्होंने खुद उसको देखा और फिर उन्होंने कुछ लिखा। तो ये क्या है? यू वेंट इन टू द फील्ड एंड नो द एक्चुअल रियलिटी एंड यू प्रोवाइडेड द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दैट। पर अगर तुम्हें लग रहा है अभी भी कि जीएस गुरे और एम.एन. श्रीनिवास ऐसे कंटेंशन में थे एक दूसरे से, नहीं फील्ड व्यू बुक व्यू, फील्ड व्यू बुक व्यू, इन रियलिटी ऐसा था नहीं। पर अगर एमसीक्यू में आए कि हु इज कंसीडर्ड लाइक, ऐसे कि बुक, ऐसे मैच द फॉलोइंग, मैच है बुक व्यू एम.एन. श्रीनिवास, नहीं बुक व्यू जीएस गुरे, फील्ड व्यू एम.एन. श्रीनिवास, तो हाँ राइट ही है। पर इन रियलिटी जो एकेडमिक डिबेट होती है वो ऐसे लड़ाई दंगे वाली नहीं होती है। एम.एन. श्रीनिवास ने और जीएस गुरे ने कभी ये नहीं बोला कि हमको फील्ड व्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएस गुरे के स्टूडेंट थे एम.एन. श्रीनिवास। अगर वो ये बोलते कि हमें नहीं करना चाहिए तो फिर वो एम.एन. श्रीनिवास को नहीं करने देते। पर और एम.एन. श्रीनिवास के भी अलग अपने अप्रोचेस थे। जैसे जीएस गुरे ने बोला था कि हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पर उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि हमको फील्ड व्यू नहीं ही करना चाहिए। और एम.एन. श्रीनिवास ने भी ये भी कभी नहीं बोला कि हमको बुक व्यू कभी लेना ही नहीं चाहिए। एम.एन. श्रीनिवास ने बोला था कि देखो जहां तक बुक व्यू पॉसिबल है वहां तक हमें लेना चाहिए, लेकिन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमें केवल बुक व्यू तक लिमिट नहीं रहना चाहिए, हमें बुक व्यू के साथ साथ
फील्ड वर्क भी करना चाहिए ताकि हम रियलिटी को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो मेन बात ये थी। पर अगर एमसीक्यू में आए फुल व्यू बिग व्यू तो अभी हम वर्सेस ही देख सकते हैं, पर इन रियलिटी कुछ वर्सेस होता नहीं। मेजर प्रीमाइस क्या है? Major premises: it aims to study the pattern of relationship, social institution and their working in society in a holistic manner. This perspective attempts to develop an interpretation of particular social phenomena in functional terms with a larger social context. Structural functional perspective in India took into account actual structural cleavages and social differentiation in society. मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की मेजर प्रीमाइस क्या है? ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस, मतलब जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रह गए हैं दो स्ट्रक्चर के बीच में, जो हम बुक व्यू से कभी नहीं देख पाते, वो स्ट्रक्चरल व्यू हमें दिखाता है और ये सोसाइटी को मोर एक्चुअल और होलिस्टिक मैनर में कवर करता है। पर अगेन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? अच्छा, ये वीडियो अगर थोड़ा इन डेप्थ हो रहा है तो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, जिससे एमसीक्यू करने में आसानी होगी। सीयूईटी पीजी निकाल के हमको ऐसा तो है नहीं कि एकदम यूपीएससी पे ही फोकस करना है, और यूपीएससी में भी ये सब चीजें हैं, बुक व्यू, फील्ड व्यू, ये सब वहां पे भी समझ में आती है, क्योंकि आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। अब समझते हैं पर्सपेक्टिव इग्नोर्ड, क्या स्ट्रक्चरल फंक्शंस की क्या लिमिटेशंस हैं। देखो, लिमिटेशन हम काइंड ऑफ समझ सकते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू क्या बोलता है? एवरी स्ट्रक्चर इज फंक्शनल। पर ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो डाई फंक्शनल है, डिसफंक्शनल है। उसके बारे में क्या? उसके बारे में तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी कुछ कहता ही नहीं है। वही लिमिटेशन है। पर्सपेक्टिव इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी। कास्ट बेस्ड, कास्ट सिस्टम का केवल ये मतलब थोड़ी कि कास्ट सिस्टम हेल्प्स इन फंक्शनिंग सोसाइटी। कास्ट सिस्टम की वजह से इतनी सारी लड़ाइयां भी तो होती हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट भी तो होते हैं। हमने देखा है लाइक जिसको बोलते हैं पंचायत बेस्ड ऑन कास्ट, तो उसमें भी बहुत सारे वायलेंस होते हैं, जिसको खाप पंचायत बोलते हैं। खाप पंचायत, खाप पंचायत क्या होते हैं? कुछ एल्डरली हैं एक विलेज के, वो गवर्न कर रहे हैं पूरे विलेज को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, तो इसके भी तो वायलेंस ही होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बारे में तो सोशल या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कुछ कहता ही नहीं है। तो पर्सपेक्टिव इग्नोर्ड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी, social institutions may be dysfunctional and causing conflict in society. For example, caste is more dysfunctional than functional. This perspective is considered status quoist. मतलब ये जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, ये एक्चुअल में स्टेटस क्वो बनाना चाहता है। स्टेटस क्वो का ये मतलब है कि हम समाज को चेंज नहीं करना चाहते, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। क्यों? क्योंकि वो वैसा ही फंक्शनल है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, और मार्क्सिस्ट इसका उल्टा बोलते हैं। मार्क्सिस्ट बोलते हैं दो डायलेक्टिक्स कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट से चेंज आता है। सोशल पैटर्न वर्क कंसीडर्ड डिजायरेबल एंड फंक्शनल इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। आगे, अब एम एन श्रीनिवास पायनियर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया। ये बात ठीक है। जब भी कोई बोलेगा हु इज द पायनियर ऑफ इंडियन फंक्शनलिज्म या हु इज द पैट्रोनियर ऑफ field view in India, which is M.N. Srinivas. अब holistic approach समझते हैं। क्या है M.N. Srinivas? पहला, so he pioneered structural functionalism in India. He pioneered structural functionalism in India through his path breaking work among cooks of Mysore in 1940s. It was a holistic study of cook society, and he analyzed how different culture एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू सॉलिडेरिटी ऑफ कुक सोसाइटी। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन सोसाइटी में, वो कुक्स में सॉलिडेरिटी, मतलब जैसे एक यूनिटी काइंड ऑफ थिंग कैसे बना के रखते हैं। सो ही डेवलप्ड दिस पर्सपेक्टिव बाय डिविएटिंग फ्रॉम अ प्योर इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगेन, इन्होंने इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई किताब ही नहीं यूज करी, बट हाँ, इन्होंने मेजॉरिटी फील्ड वर्क यूज किया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इन्होंने बुक लिखी है, द रिमेंबर्ड विलेज। रिमेंबर्ड विलेज में एक्चुअल में जब ये वहां फील्ड वर्क कर रहे थे, तो इनके जो नोट्स हैं, जो इन्होंने जो नोट्स बनाए, जब आप एथनोग्राफी या फील्ड व्यू करते हो तो आप नोट्स बनाते हो कि दीज आर द थिंग, डेमोग्राफी ऐसी है, मैप ऐसा है, नंबर ऑफ कास्ट ऐसे हैं, डोमिनेंट कास्ट ये है वो है। तो एक्चुअल में इनके सारे नोट्स खो गए थे। इन्होंने पूरे नोट्स बनाए, जब ये कुक्स ऑफ मैसूर, तो पूरे नोट्स बनाए और वो नोट्स खो गए।
तो इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है, तो अब नोट्स तो खो गए, तो जो इनको याद रहा वो इन्होंने बुक में लिखा। सो दैट्स वाई जब हम इनकी बुक पढ़ते हैं तो उसका बुक का नाम है द रिमेंबर्ड विलेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द रिमेंबर्ड विलेज एमसीक्यू आता है कि द रिमेंबर्ड विलेज इज बुक बाय एम.एन. श्रीनिवास, तो इसीलिए वो बुक का नाम है द रिमेंबर्ड विलेज की वो चीजें जो एम.एन. श्रीनिवास को याद रहेगी, क्योंकि नोट्स तो खो गए, नोट्स खो गए थे, जल गए थे, ऐसा कुछ हुआ था, पर वो उस बुक का नाम, तो ये एक तरीका है बुक का नाम याद रखने का, मतलब इससे आसानी होती है बुक का नाम। अब द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा वही फील्ड व्यू मैथोलॉजी। His structural functionalism was a blend of approach used by आगे रेटली ब्राउन एंड इवांस प्रिचार्ड। हाँ, इवांस प्रिचार्ड वो दूसरे शख्स थे, तो ये रेटली ब्राउन से काफी प्रभावित थे, काफी इन्फ्लुएंस थे इवांस। इनकी एक फोटो भी है पूरे ग्रुप के साथ, एमए में आओगे तो आपको दिखा दी जाएगी वो फोटो, मैं भी दिखा दी जाएगी, नहीं दिखाई जाएगी तो मैं दिखा दूंगा। ही यूज्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ रेटली ब्राउन, और रेटली ब्राउन भी किसी से इन्फ्लुएंस थे, उनका नाम है ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की। मेलिनोस्की का जो फील्ड वर्क है उनकी सब पूरे सोशियोलॉजी में सब तारीफ करते हैं कि द वे ही डिपिक्ट्स थिंग, इतना थिक डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, मेलिनोस्की ने अपने शायद ट्रोबिरन आइलैंडर्स का काम पे, उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन वो, मतलब जो भी क्रिटिक्स भी है वो भी तारीफ करते हैं मेलिनोस्की की उसमें। Again deviating from the concept, so he blended theoretical structure functionalism with empirical works. He used method of direct observation to study the Kurk society and introduce element of ethnography. Ethnography का क्या मतलब है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने structural functionalism और imperial work दोनों को blend किया और उससे अपनी जो स्टडीज है उनको फर्दर इनरिच किया, और इन्होंने एथनोग्राफी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए जब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेजर ट्रेनिंग होती है वो एथनोग्राफी में होती है, और हमारे डिपार्टमेंट को चालू ही एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। मतलब ही इज द वन हु हैव एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली बाय वी.के. आर.वी. राव एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज अ रोल टू प्ले इन इट, बट जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है वो एम.एन. श्रीनिवास ने वी.के. आर.वी. राव ट्रेन स्टेशन, वो एक कहानी है, वो आपको एक हमारे प्रोफेसर हैं प्रोफेसर शशि भूषण सर, इनके की कॉन्सेप्ट क्या है, स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट डोमिनेटेड हिज राइटिंग। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट याद रखेंगे, डोमिनेंट कास्ट इज अभी हम आगे डोमिनेंट कास्ट के बारे में जब आप नोट्स देखोगे तो उसमें पढ़ोगे, जब हम कास्ट पढ़ेंगे यूनिट 2 उसमें डोमिनेंट कास्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन हिज स्टडी ऑफ विलेज रामपुरा। His concept of Sanskritization in the study of Cooks of Mysore. He also studied process of change in detail in his Social Change in India 1962 through his twin concept of Westernization and Sanskritization. देखो इनके की कॉन्सेप्ट एक ही पैराग्राफ में आ गए, इसीलिए पीपीटीज और नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, कहां दिया है ये भी दिया है, ये भी लिखा है कि डोमिनेंट कास्ट दिया है विलेज रामपुरा में, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है स्टडी ऑफ कुक्स ऑफ मैसूर में, और सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। ईयर याद रखेंगे, बुक का नाम याद रखेंगे, सोशल चेंज इन मॉडर्न, ये बुक का नाम सीधे सीधे पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी सीधे सीधे पूछी जाती है। और अभी मैं कुछ वीडियोस भी सजेस्ट करूंगा जब हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे कि व्हाट इज मोर टू वॉच। फॉर एग्जांपल हमें सेंसस 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, एक ही है 1 घंटे का है शायद, और जो थिंकर्स का वीडियो है वो भी 1-1.5 घंटे का ही है, तो एक दिन में पूरा हो सकता है, मतलब एक दिन में जो एक्स्ट्रा वीडियोस है वो भी देख सकते हो, तो 17-18 तक वो भी देख लोगे। और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्नाइजेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास के। सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव, ये अगर आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार पढ़ दूंगा। श्रीनिवास हैज अ systems view of Indian society and he studies Indian society in terms of pattern of relation, social institution and their working in society in holistic manner। वही इंस्टीट्यूशन, उनके पैटर्न और वही इंस्टीट्यूशन को समझना, उनके पैटर्न को समझना इन होल इंडियन सोसाइटी, ये इनका मेजर पर्सपेक्टिव है। श्रीनिवास
interpreted particular social phenomena like caste, family, religion, etc. in functional terms with a larger context of Indian society. मतलब इन्होंने कास्ट, फैमिली, रिलीजन को समझा है, इन्होंने कास्ट, फैमिली, रिलीजन को समझा है इन अ फंक्शनल व्यू. अब जब मैं फंक्शनल बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि किस फंक्शनल की बात कर रहा हूं मैं, और उसको इंडियन सोसाइटी में समझा है. अब आगे समझते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी. ये जो स्कॉलर है इनका नाम है ए आर देसाई. ही इज द वन हु हैव पुटेड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी. हमने पहले इंडोलॉजिकल व्यू देखा जिसमें जीएस गुरे का बड़ा नाम, स्ट्रक्चर फंक्शनल व्यू देखा जिसमें एम एन श्रीनिवास का बड़ा नाम, और तीसरा मार्क्सिस्ट व्यू ए आर देसाई. इन्होंने दो पेपर, एक बुक लिखी है, दो पेपर, एक पेपर लिखा है. मतलब लिखा बहुत कुछ है पर ये बहुत फेमस है. पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझते हैं. इनकी वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. विद ईयर ऑफ कोर्स. हिस्टोरिकल व्यू. इंडियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स यूज assumptions of Marxian analysis of understanding of society in India. This view found favor among nationalist leadership after Russian Revolution. This new leadership favored this approach within the context of freedom struggle. Before independence, this perspective was used by D.P. Mukherjee by combining it with Indological perspective to develop the Marxian perspective to analyze the social change. अभी समझो. जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाने लगे तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे दे एक्चुअली गॉट इन्फ्लुएंस विद द रशियन रेवोल्यूशन. और रशियन रेवोल्यूशन वही मार्क्सिस्ट, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको देखो, वो पूरी तो आइडियोलॉजी नहीं, वो डे बाय डे आगे थोड़ा मोल्ड होती गई. तो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक्चुअल में उससे इन्फ्लुएंस हुए और दे एक्चुअली ट्राई टू इंप्लीमेंट दोस एनालिसिस इन इंडियन सोसाइटी. और इंडिपेंडेंस के पहले डीपी मुखर्जी ने इसको इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंबाइन करके समझने का सोचा कि हाउ द इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग. अब ए आर देसाई का क्या कंट्रीब्यूशन है? ए आर देसाई पायनियर्ड द यूज ऑफ पर्सपेक्टिव सिंस 1940s इन इट्स बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन ए सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ये इनके बुक का नाम, और ये कुछ ऐसी दिखती है, अगर मेरी फोटो आ रही हो तो येलो कलर की बुक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय ए आर देसाई. यहां पे भी लिखा हुआ है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय ए आर देसाई इन 1946. बुक याद रखेंगे, नेम याद रखेंगे, किसने लिखा है वो याद रखेंगे. दिस पर्सपेक्टिव बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द इवेंटफुल 1970s आफ्टर एन आर्टिकल रिटन बाय ए आर देसाई टाइटल्ड रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी. फिर से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, बट इसीलिए जीएस गुरे क्या थे? जीएस गुरे इंडोलॉजिस्ट थे. इंडोलॉजिस्ट बहुत पहले से डोमिनेंस चला आ रहा था, पर ए आर देसाई, मतलब वेयर ए आर देसाई मेड डिफरेंस इज दैट जब उन्होंने ये पेपर लिखा 1970s में, लिखा रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी. मतलब वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नॉट द वेस्टर्न नोशन बट द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स. So that's why we say कि A.R. Desai is the one who have introduced the Marxist perspective. Otherwise, D.P. मुखर्जी ने भी यूज किया पर उसको इंडोलॉजी के साथ ब्लेंड किया है. उसको की अप्रोचेस क्या है? Marxist approach understands society in terms of process of social development in dialectical materialistic term. The social structure and institution are seen as rooted in productive relation, while understanding society प्राइमेसी इज गिवन टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. अगेन जहां मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात आती है वहां पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब वो बेसिकली फोकस करते हैं कि इकोनॉमी इज द वन हु लेड चेंज, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द सोल. फिर उसके बाद कल्चर इज सीन टू बी रूटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये कल्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही रूटेड है, और ये उसके लिए आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं किसी बोल देते हैं. इंडियन सोसाइटी इज स्टडीड इन terms of conflict and social institution as seen as exploitative and existing for the benefit of few. Limitations क्या है? अलग अलग limitations है. In a bid to give, वही है ये इकोनॉमिक, तुम लिमिटेशन समझ सकते हो. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की क्या लिमिटेशंस थी? स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिमिटेशंस थी कि ये केवल फंक्शनल चीजों पे बात करते हैं, डाई फंक्शनल
कि कास्ट कैसे डाइफंक्शनल है, हाउ इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, उस पर बात ही नहीं करते। वैसे ही जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलेगा कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही सुपरमेसी देते हैं, कल्चर, कास्ट, इन सबको भूल ही जाते हैं। अभी हम समझते हैं क्या लिखा। इन अ बिड टू गिव इंपॉर्टेंस टू मटेरियल एस्पेक्ट, it ignored the importance of religion and culture in the lives of people of India. Another deficiency has been ignoring of caste as the basis of traditional Hindu social organization. Overemphasis upon conflict led them to overlook integrity and solidarity aspects of Indian society. मतलब solidarity, integrity, religion, मतलब how religion led to integrity and solidarity, ये तो भूल ही गए। कास्ट को इग्नोर कर रहे हो। कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट structure. Caste as a structure, as an institution is very, caste system as an institution is very important part of Indian society. तो इसको इग्नोर कर दिया। अब A.R. देसाई का मार्क्सिस्ट एनालिसिस, डायलेक्टिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्रिटिक्स ऑफ स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ नेशनलिज्म, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें कोई ऐसा कुछ, इसमें समझने की बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है या सीधे एमसीक्यू में आ जाएगा, पर इसको समझना जरूरी है। अब हम समझते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। हमने तीन को बेसिकली पढ़ा, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास और ए.आर. देसाई। पर्सपेक्टिव जीएस गुरे का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडोलॉजी है, और ये इंडोलॉजिकल है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल क्यों, क्योंकि क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट थोड़े अलग थे। जीएस गुरे का मेन फोकस एरिया क्या था, कास्ट, रिलीजन, विलेज, ट्राइब एंड अर्बन। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ट्राइब डिबेट बिटवीन जीएस गुरे एंड वेरियर एलिविन। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें वो दी हुई है। क्या है, वेरियर एलिविन बोलते थे कि जो ट्राइब है उनको आइसोलेट रहने दो, उनको आइसोलेट रहने दो, दे एक्चुअली शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। पर जीएस गुरे बोलते थे ट्राइब्स आर द बैकवर्ड हिंदूज, वो हैं जो हिंदूज बैकवर्ड रह गए। तो इन दोनों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। फिर बीच में आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ट्राइब्स विल डील ट्राइब्स विद डिफरेंट सिचुएशन, विल नॉट इंटीग्रेट देम इनटू द मेन सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम विल नॉट आइसोलेट देम। व्हाट विल डू, वी विल डू सेलेक्टिव इंटीग्रेशन। तो वेरियर एलिविन बात कर रहे थे एकदम आइसोलेट कर दो ट्राइब्स को, जीएस गुरे बात कर रहे थे नहीं, पूरा इंक्लूड कर दो इनको मेन ट्राइब्स में, क्योंकि ये बैकवर्ड हिंदूज ही हैं। पर जवाहरलाल नेहरू टेक इन द मिडिल पाथ। इस डिबेट को आप अच्छे से समझना, नाम और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है जीएस गुरे के, देख लेते हैं। मेड इंडोलॉजी अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, कॉल्ड ट्राइब्स एज अ बैकवर्ड हिंदूज, सॉ रिलीजन एज डायनेमिक। अभी हमने बैकवर्ड हिंदूज की बात करी, क्यों बोलते हैं। एमएन श्रीनिवास ने क्या किया, एमएन श्रीनिवास स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, कास्ट, रिलीजन और विलेज पे इनका काम है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, सिस्टमैटिक व्यू ऑफ विलेज एज माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। ए.आर. देसाई का बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट है। विलेज नेशनलिज्म, स्टेट की बात करते हैं, विलेजेस, नेशनलिज्म और स्टेट्स इन्होंने काम किया है। हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक व्यू, रिजेक्टेड होमोजीनियस एंड कोऑपरेटिव इमेज ऑफ सोसाइटी, सो जजमानी सिस्टम एज एक्सप्लॉइटेटिव। अगेन एमएन श्रीनिवास और उसके पहले जो डब्ल्यू.एच. वाइजर थे, हाँ डब्ल्यू.एच. वाइजर थे, उन्होंने जजमानी सिस्टम को एज अ फंक्शनल बताया था। पर ए.आर. देसाई कम्स और वो बोलते हैं नहीं, जजमानी सिस्टम इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटेटिव। ये कुछ की कॉन्सेप्ट थे। अभी हमने इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कॉलोनियल रूल के बाद क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज कैसे हुआ। तो अभी ये यूनिट 1 थी, मोर और लेस यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 और यूनिट 3 इतनी इंटरट्वाइंड है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो अभी हमने बेसिकली ये जो ग्लिम्स था, ये चैप्टर 11 ऑफ नितिन सांगवान था। अब आपको वो जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझने में और आसानी होगी, इसलिए पीपीटी देखना जरूरी है। आपको बुक नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे वो नोट्स एज अ नोट्स वो बुक आ जाएगी। वो बुक क्या, सिलेक्टेड चैप्टर आएगा, पूरी बुक क्यों भेजूंगा मैं फालतू में, अब ढूंढोगे। सिलेक्टेड चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर 11 और चैप्टर 13, नहीं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, उन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 1 और यूनिट 3 पूरी कवर हो जाएगी। यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकलाइजेशन बचेगा, उससे बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यूनिवर्सलाइजेशन किसने दिया और वो क्या है, पैरोकलाइजेशन क्या है, किसने दिया और वो क्या है, बस यही पूछा जाता है। मैकिन, मैरियट और जीन का कॉन्सेप्ट है वो।
हम समझेंगे उसको भी। तो तब तक के लिए अब सीधे मिलते हैं यूनिट 3 समझने में। उसमें भी कुछ यूनिट 1 के पार्ट ही आ जाएंगे, तो पहले आप ये देखो, फिर जल्दी ही हम यूनिट 3 का वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय फोक्स। एमसीक्यू लगाते रहना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहना, मॉक देते रहना। क्यों? क्योंकि मॉक आपको बहुत मिल जाएंगे, 1000 एमसीक्यू सीरीज, अभी भी बहुत सारे मॉक्स आ रहे हैं, लगाते रहो। केवल उनको लगाने से फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनको लगाना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वो एक तरह का बूस्ट मिलेगा, एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैंने ये पढ़ा था और देखो इस वजह से मेरे मॉक्स लग रहे हैं। ये नहीं कि हवा में सारे मॉक्स आप रटे पड़े हो, एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू याद थोड़ी कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं यूनिट 3 में। तब तक के लिए बाय फोक्स।